नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथी के लिए ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की 50 एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे चैनल पे आपको देखने को लगातार मिलेगी। आज ये दूसरा पार्ट है। इससे पहला पार्ट हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, आप जाके ज़रूर देखें। आज हम थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था वो आपके बेस को तैयार करता है और अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बिना समय बिताए। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो आपके लिए अब ये सब सवाल थोड़े से इजी हो गए होंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 से, है ना, 28 से 31 दिसंबर 1885 में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे। बात करें पहला ये जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। और बम्बई में आपको भी इसका जो जगह थी वो भी याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये वो जगह थी जहां पे ये पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि टोटल इस अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 72 लोगों ने इस में पार्टिसिपेट किया था। खैर, ये जो अधिवेशन था ये पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन क्योंकि वहां पे हैजा फैल गया था इसलिए बाद में इस अधिवेशन को बम्बई में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया था। तो टोटल कितने थे? 72। कितने लोग थे? 72 लोग थे। ठीक है, और चीजें साथ में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब हुआ था? 1885 में यह अधिवेशन हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इस सवाल के साथ ही आप दो नाम ऐसे और याद रखिए जिसपे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति पहले सेशन में प्रेजेंट नहीं थे। तो दो नाम मैं आपको बताता हूं, ये आप खासकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, और दूसरे आनंद मोहन बोस। ये दो ऐसे नाम हैं दोस्तों जो कि पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कहां थे ये? देखिए, उस समय वे उसी समय पे ना कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में के दूसरे सेशन में ये शामिल थे, इसलिए ये इसमें इस अधिवेशन में ये शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ये जो दो नाम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो नाम उस समय इस सेशन में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से जो चल रही थी उसके दूसरे सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सब सवाल देखिए बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो इसके कांग्रेस के पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, कब बने थे ये अध्यक्ष? 1887 में।
1887 में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? थर्ड अधिवेशन में, थर्ड सेशन, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड सेशन में ये बने थे। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे? ये सेशन मद्रास में हुआ था, ठीक है। तो तीसरे सेशन में ये बने थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके साथ ही कुछ चीज़ और आप याद रखिए जो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारे काम भी आएगा। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि 1917 में बनी थी। और एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, 1925। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो कांग्रेस की जो पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। कब बनी थी ये? 1917 में कांग्रेस का इन्होंने ये अध्यक्ष बनी थी, 1917 में। ये कहाँ का अधिवेशन था? ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 1917 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1917 में अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही जगह अगर आप याद कर लोगे तो आप के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में, ठीक है। कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। और साथ में हमको ये भी चीज़ याद रखना है कि वो जो एनी बेसेंट थी वो होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता थी। किसकी? होम रूल आंदोलन जो था मूवमेंट, उसकी भी नेता थी, ठीक है। और साथ में तिलक जी भी शामिल थे इसमें। तो तिलक जी और ये एनी बेसेंट, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट के लिए। अगला सवाल है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए वही सवाल आ गया। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, इसलिए उनको वो पहली भारतीय नहीं थी, वो केवल पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी, 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पे? ये सेशन कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू को लेकर के आपको पता होगा, भारत की कोकिला है ना, इनको भारत की कोकिला कहते थे, भारत कोकिला, नाइट ईगल ऑफ इंडिया, इनको इस नाम से सम्मानित किया जाता था, इनको इस नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहली जो महिला भारतीय महिला अध्यक्ष है वो सरोजिनी नायडू है, 1925। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजिनी नायडू बनी है। और पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो 1987 में बने थे, तीसरे अधिवेशन। छठा सवाल हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की अवधि सामान्यतः किसे माना जाता है? विच पीरियड इज जनरली नोन एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी वहां से लेकर के बंगाल विभाजन तक, है ना, ये वो समय है जब उदारवादी काल माना जाता है, ठीक है, उदारवादी समय माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर से मैं बता दूं, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन तक का जो समय है वो उदारवादी लोगों का है। तो इस काल में कांग्रेस के प्रमुख नेता संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार की मांग करते थे। अगर आप नाम याद रखना चाहें तो जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, है ना, एमजी रनाडे हो गए। तो ये जो नाम थे ये शामिल थे उदारवादी नेताओं में। इनके रणनीति अगर देखी जाए तो प्रार्थना, निवेदन, याचिका, है ना, संवैधानिक सुधारों की मांग, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। लेकिन जब 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव तेजी से बढ़ा और उग्रवादी चरण प्रमुख होने लगे थे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ये जो समय है 1885 से 1905, ये उदारवादी नेताओं का समय था। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो देखिए
इस सवाल का जवाब मैं आपको एक तरीके समझाता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी, आप देखिए इनके नाम में दादा लगा हुआ है, तो दादा लोग थोड़े से ओल्ड होते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे। अब इनके बारे में कई सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कांग्रेस के 3 अधिवेशन में इन्होंने ये अध्यक्ष रहे थे। एक 1886 में, मतलब कि दूसरे अधिवेशन में, एक 1893 में और एक 1906 में। ये 3 सेशन आपको याद रखने जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसके साथ ही आपको एक चीज और याद रखनी है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन सिद्धांत, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये इन्होंने ही दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इसके साथ ही इनकी एक पुस्तक है जो कि आपको याद रखना है, इनकी एक बुक है, आपको उसको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। तो एक इनकी ये थ्योरी हमको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और इनकी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब हमको याद रखना है। इसके साथ ही इनकी एक उपलब्धि और है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड में जो हाउस है एक, उसमें ये चुने जाने वाले पहले एशियाई या भारतीय सांसद माने जाते हैं। ठीक है। तो आप सोचिए कि इंग्लैंड में इनको एज अ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया था, वहां का जो सांसद कहते हैं वो इनको चुना गया था। ठीक है। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से या पूरे एशिया से इनको इंग्लैंड में चुना गया था। तो ये इनके बारे में आपको खास बातें याद रखनी है। ये 3 सेशंस 1886, 1893 और 1906, उनकी ये थ्योरी और उनकी ये किताब, ये आपको खासकर याद रखना है। अगला सवाल, धन निकासी सिद्धांत। अभी हमने पिछले इस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। किसने दिया है? तो आंसर तो हम सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया था। असली में इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति विभिन्न माध्यमों से ब्रिटिश जा रही थी, जिससे भारत की गरीबी बढ़ रही है। तो उन्होंने उस समय इस चीज को बताया था और इसका नाम, इस चीज को उन्होंने नाम दिया धन निकासी सिद्धांत। तो ये इनसे जुड़ा है। अभी हमने इनकी किताब भी मैंने आपको बताई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बार बार आप बोलेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमने अभी अभी इसको जस्ट डिस्कस किया। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कब? 1901 में। तो हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में कई बातें यहाँ पे की है। 3 उनके सेशन आपको याद रखने हैं, उसके अलावा उनकी ये किताब और उनके सिद्धांत आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दादा भाई नौरोजी 3 सेशन में अध्यक्ष रहे थे। 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। तो ये 3 सेशन में रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 3 सेशन में अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है हमारे सामने, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, देखिए फिर से 1906 का ही अधिवेशन आया, में कांग्रेस ने किस लक्ष्य को स्वीकार किया था? विच गोल वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एट द 1906 कलकत्ता सेशन। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज, किसको? बी ऑप्शन, स्वराज को अपना राजनीतिक लक्ष्य स्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हम सबको पता है दादा भाई नौरोजी ने की थी।
और उन्होंने स्वराज को भारत के लिए स्वशासन मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में प्रस्तुत किया था। स्वशासन को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए थे। पहला हमारे सामने थे स्वराज, ठीक है। दूसरा जो था वो था स्वदेशी। तीसरा था बहिष्कार। चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक, तो ये 4 प्रस्ताव उस अधिवेशन में रखे गए थे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस ने लक्ष्य के रूप में 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहां पे पहली बार ये वर्ड आया स्वराज 1906 में, लेकिन स्वराज को पूरी तरह से जो एक्सेप्ट किया गया था वो किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? विच वायसराय पार्टीशन्ड बंगाल? तो देखिए, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत के वायसराय थे, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 में जाकर के ये प्रभावी हुआ था, मतलब कि चालू हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था इस विभाजन का वो था प्रशासनिक सुविधा का इसमें तर्क दिया गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति से भी इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। 2 आंदोलन चले थे जैसे बंगाल विभाजन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन इसमें इसके बाद तेज हो गए थे। बाद में इस बंगाल विभाजन को 1911 में इसको रद्द भी कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को। तो 1905 में तो लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन जब इसको रद्द किया गया तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो बंगाल विभाजन है 1911 में इसको रद्द किया गया था, और बंगाल का जो विभाजन था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेज हुए थे। बाद में 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है, दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली दरबार में हुआ था। तो अगर हम शुरू से एक बार टाइमलाइन देखें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, 1911 में एक और चीज हुई, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ट्रांसफर किया गया था कलकत्ता से दिल्ली को। उसके बाद 1911 में एक और चीज साथ में हो रही थी कि बिहार और उड़ीसा को, है ना, बंगाल से, ठीक है, बंगाल से बिहार को अलग किया गया और उड़ीसा को अलग किया गया। ये चीज भी कब हुई थी? 1911 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारे सामने, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कई चीजें बताई कि 1911 को क्या क्या हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया, इसकी घोषणा की। यह घोषणा 12 दिसंबर कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुई थी। किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, जो दरबार के सम्राट थे, दरबार में जो सम्राट आए थे उसमें जो जॉर्ज पंचम थे, है ना, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जॉर्ज पंचम। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज पंचम पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज द होम रूल मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था।
दो नेता इसमें खासकर इनके नाम आते हैं। एक तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में, कब, अप्रैल 1906 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और दूसरी जो नेता थी वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और इन्होंने इसको कब, सितंबर में, सितंबर 1900, माफ करिएगा मैंने 6 लिख दिया है, यहाँ हो जाएगा 1916, ठीक है। 1916 सितंबर में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1916। तो ये दो नेताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं, होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तिलक की होम रूल की का मुख्यालय कहाँ था, वेयर वॉज तिलक्स होम रूल लीग मेनली बेस्ड। तो बाल गंगाधर तिलक ने, अभी हमने पढ़ा कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। उनकी लीग का जो मुख्य आधार था वो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत था, ठीक है, तथा इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पुणे था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनका जो उद्देश्य था इस होम रूल मूवमेंट का वो ये था कि भारत में स्वशासन की मांग को मजबूत करना है। अगला सवाल है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी। तो हमने अभी बाल गंगाधर तिलक का देखा, उनका जो हेडक्वार्टर था पुणे में था। और अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इनका जो हेडक्वार्टर था वो था जो अभी चेन्नई है, मतलब कि उस समय जो मद्रास हुआ करता था ये उनका हेडक्वार्टर था। तो ये दोनों चीज़ें में याद रखनी होम रूल को लेकर के कि दो नेता थे, एक ने जो तिलक जी थे वो अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 2016 में अलग अलग काम किया। और उनका हेडक्वार्टर पुणे था और इनका हेडक्वार्टर मद्रास था। अगला सवाल अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था। द लखनऊ पैक्ट वॉज बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो समझौता था लखनऊ पैक्ट के नाम से जो जाना जाता है, तो ये 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो हमको ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से। तो टाइम भी याद रखना है कब हुआ था, 1916 में, 1916 में हुआ था। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था ये कि दोनों संगठनों के बीच राजनीतिक सहयोग स्थापित करना और ब्रिटिश सरकार के सामने संवैधानिक सुधारों की संयुक्त मांग रखना था, ठीक है। तो इस समय 1916 में जो सेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का आपको याद रखना है, 1916 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। 1917 फिर आपको याद है एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी पहली, और 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। तो 1916 का सेशन भी आपको याद रखना है। हमने अभी कई सारे सेशन भी कवर कर लिए हैं, जैसे आप पहला सेशन देख लीजिए जो कि 1885 में हुआ था, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। तीसरा सेशन 1887 में हुआ था जिसमें पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1906 हमने कवर किया दादा भाई नौरोजी का जो कलकत्ता सेशन था। उसके बाद ये 1916, 1917, 1925। तो सेशन जैसे जैसे होते जा रहे हैं आप सेशन को भी साथ में याद करते चलिए, अलग से हमको पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किसके विरुद्ध किया था, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जो क्या हो सकता है कि देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, कब, 1906 में, टाइम याद रखिएगा कब हुआ था ये, 1906 में हुआ था। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो थे कि उनके विरोध में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। इस कानून को भारतीयों ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। क्या कहा था, ब्लैक एक्ट कहा था। तो टाइम आपको याद रखना है कब ये किया गया था, 1906 में, ठीक है।
और इसकी और बात की जाए तो इस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पहचान पत्र रखना जरूरी किया गया था। गांधी जी ने इसी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध ये 1906 में पहला जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था, ये गांधी जी ने किया था। अगला सवाल हम सबके सामने, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द गांधी जी पॉलिटिकल गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1915 में गोखले के मार्गदर्शन से भारतीय राजनीति और परिस्थितियों को समझने लगे थे। ठीक है, गोखले ने गांधी जी को भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने की सलाह दी थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है दोस्तों हमारे सामने, खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से संबंधित था? ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो इस पार्ट 1 है उसमें हमने आपको पूरा सीरीज बताई थी कि 1915 को जब गांधी जी भारत आए, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद हुआ, फिर 1920 में उन्होंने एक और मूवमेंट किया। तो हमने लगातार आपको चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की जो भूमि राजस्व लगान था, है ना, लगान में राहत के लिए ये आंदोलन था। तो भूमि राजस्व से जुड़ी समस्या के कारण हुआ था। उस वर्ष हुआ यह था कि फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहती थी। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर मांग की कि फसल खराब होने के कारण लगान में राहत दी जाए और वसूली स्थगित की जाए। तो गांधी जी ने ये उन लोगों के साथ काम किया था। और आपको ये भी याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो लगान में माफ़ी के लिए खराब खेती क्योंकि खराब हो गई थी तो लगान में राहत की डिमांड कर रहे थे किसान, तो गांधी जी ने उनके साथ मिलकर के ये सत्याग्रह किया था। अगला सवाल है हमारे सामने, अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किसका समर्थन किया था? वोम डेट गांधी सपोर्ट ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल वर्कर। ठीक है, क्या मिल वर्कर? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों के समर्थन में किया था। मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे जबकि मिल मालिक इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने मजदूरों को संगठित किया और अहिंसक हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने मजदूरों को अपनी मांग पर कायम रहने के लिए प्रेरित किया और स्वयं उपवास भी किया था वहां पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही में उन्होंने यहाँ पे मजदूरी में लगभग 35% वृद्धि की भी मांग की गई थी यहाँ गांधी जी के द्वारा। तो ये आपका 1918 में हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता था? तो रॉलेट एक्ट वाज आल्सो नोन एज व्हाट? तो रॉलेट एक्ट 1919 को भारतीयों ने इसको काला कानून, है ना, ब्लैक एक्ट कहा था, क्योंकि इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में रखने जैसी कठोर शक्तियां दी थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना था, लेकिन भारतीयों ने इसे न्याय और नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काला कानून, ब्लैक एक्ट। अगला सवाल है, रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च? तो देखिए, जिस साल ये रॉलेट एक्ट आया था उसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जो था वो रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध करना था, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 1919। और इसी से रिलेटेड है जलियांवाला बाग कांड, जिसमें कई लोगों को मार दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? हु रीअनाउंस्ड
हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकेयर। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो रॉलेट एक्ट था उसके ही विरोध में ये चल रहा था। जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में इसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको त्याग दिया था, और टैगोर ने इस सम्मान को लौटाकर हत्याकांड के प्रति अपना विरोध और भारतीय जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। उनको ये उपाधि कब मिली थी? तो इनको उपाधि ये मिली थी 1915 में। 1915 में मिली और 1919 में उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। अगला सवाल हमारे सामने है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? हु वर अमंग द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? तो देखिए इसमें खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 को स्टार्ट हुआ था और 1924 तक चला था। ये टाइम भी आपको याद रखना है खिलाफत मूवमेंट को लेकर। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, और दूसरे जो नेता थे वो थे शौकत अली, शौकत अली। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं अली ब्रदर्स, अली बंधु, ठीक है। इन दोनों को मिला के अली बंधु कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अली बंधु, ठीक है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उस्मानी खलीफा के स्थिति और मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। भारत में इस आंदोलन को महात्मा गांधी और कांग्रेस का भी समर्थन मिला और यह असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था बाद में, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं इसमें कौन कौन से अली बंधु में, एक तो हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग, नॉन कॉर्पोरेशन विद ब्रिटिश रूल। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर के 1922 तक चला, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन को असहयोग के माध्यम से कमजोर करना और भारत को स्वराज की दिशा में आगे बढ़ाना था। महात्मा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश सरकार के सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों, उपाधियों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1922 में ये चौरी चौरा जो घटना हुई थी गोरखपुर के पास, उसके बाद से इसको महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था, इस असहयोग आंदोलन को। अगला सवाल है हमारे सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली कहां कहां जलाई गई? वेयर वर फॉरेन क्लोथ्स पब्लिकली बर्न ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एट वेरियस प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पर, कई जगहों पर असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को व्यापक जन आंदोलन बनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी वस्त्रों, विशेषकर खादी को अपनाने का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था के विरोध का महत्वपूर्ण साधन बनाया था। तो ये अभी हमको याद रखना है कि कई जगहों पे ये काम हुआ था। अगला सवाल है हमारे सामने, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1923, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसका गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये हमको याद रखना है, सी आर दास और पंडित नेहरू, इन दोनों ने मिल करके इस पार्टी को बनाया था, स्वराज पार्टी को। असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं का विचार था कि विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अंदर से विरोध किया जाए। इसी विचार से स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। पहले इस शुरुआत में इसको, इसी स्वराज पार्टी को जो शुरुआत में नाम दिया गया था वो दिया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारे सामने, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? वाज द चेयरमैन ऑफ साइमन
कमीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। और भारत कब आए थे? 1928 में। ये दो डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो साइमन कमीशन का गठन मैंने आपको बताया, भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था इसका गठन। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये डेट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। इनका विरोध भी किया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये सबसे खास बात है इसकी, जिसके कारण भारत में इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड? तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था, संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1928, 1928, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की सिफारिश की गई थी। अगला सवाल हमारे सामने है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? हु चेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट कमेटी? तो नेहरू जो रिपोर्ट थी उसके समिति, जो नेहरू रिपोर्ट कमेटी थी, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह समिति 1928 में गठित हुई थी और इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संवैधानिक सुधार का प्रारूप तैयार करना था। ध्यान दीजिए आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे, वो समिति के सचिवों के प्रमुख भूमिका में थे, ठीक है। कौन? पंडित नेहरू। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? हु वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? तो देखिए, हिंदुस्तान, जो इसको शॉर्ट में हम HSRA भी कहते हैं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। भगत सिंह इसके पार्ट थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भगत सिंह HSRA के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्गठित करके उसे HSRA के रूप में विकसित किया था। मतलब कि पहले ये HRA था और भगत सिंह ने इसको HSRA के फॉर्म में गठित किया था, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 1928 में, 1928 में, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इस HSRA में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, जो बहुत प्रमुख नेता थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन को समाप्त कर समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था इस पार्टी का। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंद्रशेखर आजाद? तो चंद्रशेखर आजाद का जो वास्तविक नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, चंद्रशेखर तिवारी। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब कि HSRA के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद अदालत में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल बताया था। ये चीज भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला सवाल है, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? व्हेन डिड भगत सिंह थ्रोन अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो नाम हैं जो गए थे इस काम को करने के लिए। 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हिसाब से इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली में बम फेंका था। इस घटना का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में आवाज उठाना और जनता का ध्यान आकर्षित करना था। बम ऐसी जगह फेंका गया था जहां जान माल की हानि कम हो। इसके बाद दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, ठीक है। तो ये डेट बहुत ज्यादा, डेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं UPSSC में। 8 अप्रैल 1929।
अगला सवाल हमारे सामने है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम क्यों फेंका था? वाई डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो बॉम्ब्स इन द असेंबली? तो अभी हमने जस्ट इस पे पूरा डिस्कशन किया है, विरोध दर्ज कराने के लिए, टू रजिस्टर अ प्रोटेस्ट। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंका था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के विरुद्ध विरोध दर्ज कराना और जनता तक अपनी क्रांतिकारी आवाज पहुंचाना था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह बम फेंका जहां किसी की जान न जाए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस की हैं। इसके बाद दोनों ने पर्चे बांटे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, आप याद रखिए, 8 अप्रैल 1929। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। हमने कल पिछले सेट में भी इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930, कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू करने के साथ हुई और 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और आंदोलन को व्यापक रूप दिया था। तो ये हमने कल पिछले प्रैक्टिस में सब डिस्कस किया था। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक ढंग से उल्लंघन कर औपनिवेशिक शासन का विरोध करना था। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह? तो ऑफ कोर्स इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था नमक कानून का विरोध करना। ठीक है, क्या? नमक कानून का विरोध करना, अपोजिशन टू द सॉल्ट लॉ। तो जो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पाद और बिक्री पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस पर कर लगाया था। गांधी जी ने इसे आम भारतीयों, विशेषकर गरीबों पर अन्यायपूर्ण बोझ माना था। तो कब शुरू हुआ था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, और एंड कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचने के बाद। अगला सवाल है हमारे सामने, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? व्हेन डिड गांधी सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो देखिए, महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 5 मार्च 1931, कब? 5 मार्च 1931 को, जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद से इसको स्थगित किया था। तो मैंने आपको कल तरीका भी बताया था कि जब दांडी मार्च खत्म हुआ ठीक उसके एक साल बाद, 6 मार्च को दांडी मार्च 1930 में खत्म हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को एक साल बाद इनके बीच में समझौता हुआ था गांधी इरविन, और उसके बाद गांधी जी ने फिर इसको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1931। देखिए अगला सवाल फिर से इसी पे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया था? तो देखिए अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें अस्थायी रूप में समाप्त हुआ था, लेकिन यहां पूछा गया है कि पूरी तरह से कब समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इसे 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था, लेकिन बाद में आंदोलन फिर शुरू हुआ और अंततः महात्मा गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? 1934, पूरी तरह से 1934 में हुआ था। तो टाइमलाइन पूरा याद रखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफ करिएगा, शुरू हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौते में इसको अस्थायी रूप से इसको रोक दिया गया था और फिर 1934 में ये पूरी तरह से वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो उसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए
नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो याद रखना, पहला जो राउंड हुआ था टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें नहीं थे। दूसरे राउंड टेबल जब गांधी में समझौता हुआ तो उसमें गांधी जी गए थे, तो दूसरे में भाग लिया था, और फिर तीसरे में भाग नहीं लिया था। तो दूसरे में ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड राउंड टेबल में। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? डिड द कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल? तो इसका पूरी तरह से जो जवाब है वो नहीं है। मैंने अभी आपको बताया भी कि पहले वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में गांधी जी गए थे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में लंदन में आयोजित हुआ था, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में ने भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड इन इंडिया? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1940 में। ठीक है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के युद्ध संबंधी निर्णय का विरोध करना था, क्योंकि भारत को भारतीय नेताओं के सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य तत्काल बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से युद्ध विरोधी विचार व्यक्त करने का अधिकार जताना था। इसके जो प्रथम जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोद भावे थे, दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, हमने अभी इस सवाल को पढ़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो उसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। ठीक है, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। कब? 1942 में। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना और युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक स्वतंत्रता देने के प्रस्ताव पर भारतीय नेताओं से सहमति बनाना था, लेकिन कांग्रेस और अन्य भारतीय नेताओं ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 क्रिप्स मिशन। तो अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको जैसा बताया, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे सामने, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए, आजाद हिंद सरकार जो थी वो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। कहां पे? सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस इसके प्रधानमंत्री मतलब हेड ऑफ स्टेट बने, और उन्होंने आजाद हिंद फौज INA के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाया था। तो ये याद रखना, 1943 में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की गई थी? तो अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा, कहां पे? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1943 में। अगला सवाल हमारे सामने है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, और ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत में सत्ता ट्रांसफर और संविधान निर्माण की योजना पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इस मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। मिशन के ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 प्रस्तुत की, जिसके तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये आखिरी सवाल,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास हुआ था। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, कब? 18 जुलाई 1947 में इसको पास किया गया था और हम लोग को आज़ादी फिर 15 अगस्त को मिली है। तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो थे वो भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश सरकार का भारत पर कानूनी अधिकार समाप्त हुआ और संविधान सभा को विधायी एवं संविधान निर्माण की शक्तियां मिली। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आई होप आपके सारे क्वेश्चन लगभग सही हो रहे होंगे। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हुए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे और आई होप आप लोग को ये अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होते रहे और आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।